ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज अपन फ्रूट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रूट की जो स्टडी है उसको अपन बोलते हैं पोमोलॉजी। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बेसिकली हमें ये बात पता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी वॉल है या ओवरी जो है वही फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट की वॉल बनाएगी जिसे पेरिकार्प बोलेंगे। क्लियर? तो ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो पेरिकार्प होती है बच्चों, ये 3 तरह की होती है। सबसे बाहर वाली कार्प एपिकार्प, बीच में मीजोकार्प और एंड वाली एंडोकार्प। 3 लेयर होती है। अब जैसे 11th में आपने मैंगो का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो मैंगो में जो इडिबल होता है वो क्या होता है? मीजोकार्प होता है। जो अपन उसका पार्ट, जूसी पार्ट जो अपन खाते हैं उसको अपन मीजोकार्प बोलते हैं। तो मैंगो में ये इडिबल होता है। अगर मैंगो का एग्जांपल एनसीईआरटी वाला याद रखो तो मैंगो में जो इडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है। ठीक है? और जो स्टोनी पार्ट था वो एंडोकार्प था। क्लियर है? और कोकोनट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोकोनट के अंदर जो मीजोकार्प है उसको कोयर बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, कोयर बोलते हैं, COIR, कोयर, है ना? क्लियर? तो अभी समझ आया ना, ओवरी ही फ्रूट की वॉल बनाती है और उसको पेरिकार्प बोलते हैं। क्लियर? अब बच्चों बेसिकली जो फ्रूट है वो 3 तरह के हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना? वैसे तो मॉर्फोलॉजी में आपको फ्रूट पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पर एक अलग तरीके से देखिए। फ्रूट जो है उसको कैटेगराइज किया गया है। एक है ट्रू फ्रूट, एक होते हैं बच्चों फॉल्स फ्रूट। ठीक है? और एक कैटेगरी हमने बनाई है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है बच्चों? अब सवाल ये है कि ट्रू फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट वो होते हैं बच्चों जो फर्टिलाइज्ड ओवरी बनाती है। किससे बनते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवरी ही जिनको बनाती है उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। यानी फॉर्मेशन इनका जो है वो किससे हो रहा है? फर्टिलाइज्ड ओवरी से हो रहा है। फॉर्मेशन बाय फर्टिलाइज्ड ओवरी। इज दैट क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हैं बच्चों मैंगो का। समझ आ गया एकदम अच्छे से? फॉल्स फ्रूट वो होते हैं बच्चों जो जिसमें फ्रूट बनाने में ओवरी के अलावा अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी फ्रूट फॉर्मेशन, है ना, बाय या थ्रू थैलेमस और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ आ गया बेटा एकदम अच्छे से? तो ये फॉल्स फ्रूट हो गए, क्योंकि फ्रूट किससे बनना चाहिए था? प्योरली ओवरी से बनना चाहिए था, जबकि ये ओवरी के बाकी अलावा दूसरे पार्ट से बन रहे हैं, इसलिए अपन इनको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बच्चों एप्पल, स्ट्रॉबेरी, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है आपको ध्यान रखने, और एक और एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो कैसे। क्लियर? समझ आ गया ना? ट्रू फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी किसी और पार्ट से बन रहे हैं। अब है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या होते हैं बच्चों? देखो, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, ध्यान देना बच्चों, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी अगर फ्रूट बना रही है तो इस फ्रूट को बोलते हैं बच्चों अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब देखो ट्रू फ्रूट कौन बना रहा था? फर्टिलाइज्ड ओवरी। समझ आया एकदम अच्छे से? और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप दे सकते हो बच्चों बनाना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? कोई डाउट? तो इस तरह से बच्चों हमने एक बेसिक सा स्टडी किया है किसके बारे में? फ्रूट के बारे में। क्लियर? अब बच्चों हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और डिस्कस करते हैं। आज अपने एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस। क्लियर बच्चों? क्या स्टार्ट करेंगे? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस
एक तरह का मॉडिफाइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर बच्चों? अब एपोमिक्सिस क्या चीज़ है बच्चों, इसको समझिएगा आप, ठीक है। इसे एगैमोस्पर्मी भी बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी, ठीक है। अब एपोमिक्सिस को समझिए क्या चीज़ है। एपोमिक्सिस क्या चीज़ है, देखो कि विदाउट मियासिस, बिना मियासिस के, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के बिना और मियासिस के बिना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन ही एपोमिक्सिस कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? विदाउट मियासिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो या सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे अपन एपोमिक्सिस कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, और दोनों ही यहाँ पर नहीं कंसीडर कर रहे हम, तो ये एक तरह का मॉडिफाइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? एपोमिक्सिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एनसीईआरटी का रिव्यू लेते हैं। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ लिखा है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा हाइब्रिड सीड के बारे में बात करते हैं। आपको पता है हाइब्रिड सीड वो होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं, यानी बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर? और ये हाइब्रिड सीड जो होते हैं, इनसे किसान जो होते हैं, फार्मर जो होते हैं, उनको अच्छी पैदावार मिलती है, यील्ड, है ना। अच्छे एग्रोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं इनमें, गुड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, यानी एग्रीकल्चर लेवल के बहुत अच्छे कैरेक्टर होते हैं इनमें, ये हम मानते हैं। नॉर्मली हाइब्रिड सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब हाइब्रिड सीड जो होते हैं बच्चों, वो कॉस्टली भी होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ये बातें समझ आ रही हैं आपको? यानी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट एग्रोनॉमिक कैरेक्टर वाले सीड क्या हैं, हाइब्रिड, और ये कॉस्टली भी हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। क्लियर? लेकिन अब जो ये हाइब्रिड सीड है, इसका डिसएडवांटेज क्या है वो देखिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन से बना है, यानी फॉर्मेशन बाय हाइब्रिडाइजेशन। इज दैट क्लियर? और अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का रूल पढ़ा था आपने। अब वो रूल ये कहता है कि अब ये हाइब्रिड सीड जो है नेक्स्ट जनरेशन में यूज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो, हाइब्रिड का मतलब है दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर, जैसे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, इनसे हमने ये हाइब्रिड बनाया है, यानी दोनों के बेस्ट कैरेक्टर आए हैं इसमें। क्लियर? मेल पेरेंट्स के भी अच्छे कैरेक्टर हैं और फीमेल पेरेंट के भी अच्छे कैरेक्टर आए हैं। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? इसलिए एक गुड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर वाला सीड बना है। अच्छा, इसमें ये और चीज़ भी आपने पढ़ी है कि हाइब्रिडाइजेशन में आपके डिजायर कैरेक्टर का एक साथ आना वो चांस पर डिपेंड करता है। उसमें कई प्रोसेस भी लग सकती है, हो सकता है वो एक बार में अच्छा सीड बन जाए, हो सकता है उसमें कई सालों की प्रोसेस लग जाए, तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है। लेकिन ये रीयूजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये हाइब्रिड सीड अगली जनरेशन बनाएगा तो इसके कैरेक्टर तो वापस सेग्रीगेट हो जाएंगे। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक सीड हाइब्रिड सीड बना, क्लियर हुआ, जो कि बी बी और बी बी पेरेंट से हमने बनाया है। समझ आया एकदम अच्छे से? लेकिन जब अगली जनरेशन में ये जाएगा तो इसके कैरेक्टर तो वापस क्या हो जाएंगे बताओ, सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से बनता है और इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर्स का
ठीक है ना, सेग्रीगेशन हो जाता है इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में वापस जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, जो हमने डिजायर कॉम्बिनेशन बनाया था, वो तो सेग्रीगेट हो गया। तो ये रीयूजेबल नहीं है, नॉट रीयूजेबल, इसे आप बार बार यूज नहीं कर सकते। तो एक फार्मर को बार बार ये सीड परचेज करना पड़ेगा, तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिडाइज सीड बनाए जाते हैं, उनका ये डिसएडवांटेज है कि वो रीयूजेबल नहीं है, क्योंकि उनके कैरेक्टर अगली जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं। समझ आ गया एकदम अच्छे से। लेकिन अगर हम हाइब्रिड फॉर्मेशन करें, किससे बच्चों? एपोमिक्सिस प्रोसेस से। एपोमिक्सिस क्या है? ए टाइप ऑफ ए मॉडिफाइड रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हाइब्रिड सीड हम एपोमिक्सिस से बनाएं, तो इसका क्या एडवांटेज होगा? क्योंकि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मियोसिस नहीं है। सेग्रीगेशन कब होता है बच्चों? जब मियोसिस होता है। तो अब एपोमिक्सिस में मियोसिस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन अगर एपोमिक्सिस से करेंगे, तो इसमें क्या होगा बताओ? नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट जनरेशन में तो जो है, इससे रीयूजेबल सीड बनेंगे, बार बार ऐसे सीड बनेंगे जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो ये एक फार्मर के लिए लो कॉस्ट प्रोसेस होगी। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से? क्लियर? तो बेस्ट क्या है? एपोमिक्सिस से हाइब्रिड सीड बनाना बेस्ट है, यानी ये एडवांटेज है इसका। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो इसी के बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है कि एपोमिक्सिस का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एपोमिक्सिस का एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस है। एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस हो गया है बच्चों ये किस में? एग्रीकल्चर में। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? क्या इंपॉर्टेंस हो गया बताओ? कि एपोमिक्सिस से जो हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं, उनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा, उनको रीयूज कर सकते हैं, और वो लो कॉस्ट की प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? अब हम आपको थोड़ा एपोमिक्सिस की डिटेल स्टडी बता सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं अपन एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस जो होती है बच्चों, वो 3 तरह की कंसीडर करते हैं अपन। एक क्या है बच्चों? एक है नॉन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, या एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं इसको। क्लियर? एक होती है बच्चों रिकरेंट एपोमिक्सिस, और एक होती है बच्चों एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी, एडवेंटिव एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस के लिए हम यूज कर रहे हैं ना एगैमोस्पर्मी वर्ड, है ना? तो अब हम देखना है कि नॉन रिकरेंट क्या होता है, रिकरेंट क्या होता है, और एडवेंटिव क्या होता है। क्लियर? अब सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन रिकरेंट की, क्लियर? तो ये क्या चीज है बच्चों? देखो, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब ये होगा तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। अब ये क्या मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? सामान्यतः आपने जो लाइफ साइकिल पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है, गेमीटोफाइट जनरेशन के बाद क्या आती है? स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन के बाद वापस क्या आती है? गेमीटोफाइट जनरेशन। आती है कि नहीं आती? यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके लाइफ साइकिल में गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन आती है, आती है। लेकिन जब नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी होगी तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे होता है? देखो, इसमें इसमें क्या होता है बच्चों कि एग सेल, प्लॉइडी क्या है बच्चों? एन। आप सिनर्जिड सेल का एग्जांपल ले लें, प्लॉइडी क्या है बच्चों? एन। एंटीपोडल सेल का एग्जांपल ले लें आप, प्लॉइडी क्या है बच्चों? एन। एम्ब्रियो सेक की सेल्स है ना, आपने ये पढ़ा है। देखो, ये सारी किसकी सेल है? एम्ब्रियो सेक की सेल्स है। अब एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रही है। सो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो? एन। सेम सिनर्जिड सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रही है, तो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो? एन। ओके। एंटीपोडल सेल भी विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रही है, सो व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो? एन।
तो बच्चों इसमें केवल क्या है, गेमिटोफाइट स्टेज है, ये आगे स्पोरोफिटिक स्टेज में शाबाश नहीं जाएगा, तो नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। सेकंड आता है बच्चों रिकरेंट एगेमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस। अब रिकरेंट क्या होता है बच्चों कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा, जनरेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। अब वही बात है ना बच्चों की n के बाद 2n आएगा, 2n के बाद n, यानी गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंजेस होता रहेगा। अब देखो ये क्या चीज़ है, देखो हम ये मानते हैं बच्चों कि जैसे हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल थी, ठीक है, एमएमसी बोल रहे हैं ना बच्चों, एमएमसी क्या है, 2n है। अब आपने नॉर्मली ये पढ़ा था कि एमएमसी मियोसिस करती है और मियोसिस करके मेगास्पोर बनाती है, पढ़ा था। हम ये मान लेते हैं बच्चों कि इसमें इस बार मियोसिस नहीं हो रहा और इसमें मियोसिस की बजाय क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन नॉर्मली करती क्या है, मियोसिस, बट इस बार क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो माइटोसिस किसकी जगह हो रहा है, इन प्लेस ऑफ मियोसिस, इन प्लेस ऑफ मियोसिस इस बार ये क्या करने जा रही है, माइटोसिस करने जा रही है। तो माइटोसिस करेगी बच्चों, तो फिर मेगास्पोर जो यहाँ पर बनेंगे हमारे पास, वो n बनेंगे या 2n बनेंगे, 2n बनेंगे। और अब मेगास्पोर अब आगे एम्ब्रियो सेक बनाएगा, वो भी माइटोसिस, तो वो एम्ब्रियो सेक भी क्या बनेगा, 2n बनेगा। और एम्ब्रियो सेक से अब आगे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी क्या बनेगा बच्चों, 2n बनेगा, यानी एग सेल से बनेगा, तो भी क्लियर हुआ। अब चूंकि ये एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, और ये जनरेटिव सेल से बना है, तो इसमें जनरेटिव सेल की प्रॉपर्टी भी है, तो ये अपनी आगे की जनरेशन में मियोसिस भी करेगा, तो इसमें एन स्टेज भी कहीं ना कहीं आएगी, और ये 2n है भी, यानी इसमें n और 2n का साइकिल चलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो यहाँ विदाउट मियोसिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या बना है, एम्ब्रियो बना है। समझ आ गया एकदम अच्छे से। इसके बाद तीसरा जो स्टेज मैंने आपको बताया था वो है बच्चों एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी। क्लियर, अब ये देखो क्या चीज है, इसमें क्या है बच्चों कि जो सोमैटिक पार्ट है, जैसे न्यूसेलस क्या होता है बच्चों, 2n, इंटैग्यूमेंट ये भी क्या है, 2n, यानी ये सोमैटिक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, इनसे एम्ब्रियो बन रहा है। क्लियर, तो विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, सोमैटिक पार्ट से, ये सोमैटिक टिश्यू है, वेजिटेटिव टिश्यू है, तो इनसे जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, है ना, एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसे अपन कहते हैं बेटा एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हालांकि ये वाला एम्ब्रियो कर रहा था, क्योंकि ये जनरेटिव सेल से बना है, जबकि ये एम्ब्रियो फ्यूचर में कभी मियोसिस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सोमैटिक टिश्यू से बना है ये, तो इसमें बच्चों आगे फ्यूचर में कभी मियोसिस नहीं होगा। इस ये नॉन रिकरेंट ही रहेगा, इसमें कभी भी एन जनरेशन नहीं आएगी। तो एडवेंटिव एगेमोस्पर्मी जो है वो भी नॉन रिकरेंट होगा बच्चों, नॉन रिकरेंट। इज दैट क्लियर, समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब देखो बच्चों, इसमें दो टर्म आती है जो पूछी जाती है बेसिकली, उनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। एक टर्म पूछी जाती है एपोस्पोरी, और एक टर्म डिस्कस होती है बच्चों एपोगेमी। तो ये दोनों टर्म देख लीजिए। एपोस्पोरी क्या है, इनको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है, स्पोरी, स्पोरी मतलब स्पोरोफाइट, और ये क्या है बच्चों, गेमी, और गेमी मतलब गेमिटोफाइट। अब देखो आपको याद हो जाएगा। अब स्पोरोफाइट है ना ये, तो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनने को एपोस्पोरी कहते हैं।
क्लियर। और ये विदाउट मियोसिस बनेगा। इज दैट क्लियर? तो स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस डायरेक्टली अगर क्या बना रहा है, गेमिटोफाइट बना रहा है, तो इसे अपन एपोस्पोरी कहते हैं। अब एपोगेमी क्या चीज़ है देखो बच्चों, ये क्या है, गेमिटोफाइट। और गेमिटोफाइट क्या होता है बच्चों, एन स्टेज होती है ना। अब देखो गेमीट जनरली क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं तभी तो 2n बनता है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, गेमिटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली क्या बना रहे हैं, स्पोरोफाइट बना रहे हैं। तो स्पोरोफाइट भी यहाँ क्या बनेगा बच्चों, एन बनेगा। तो ये एपोगेमी है। तो गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, एपोगेमी। और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनना विदाउट मियोसिस, ये क्या हो गया, एपोस्पोरी। इज दैट क्लियर? और यही दो कॉन्सेप्ट हमने इसकी डेफिनेशन में लगाए थे, देखो आपने देखा ना, विदाउट मियोसिस और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एपोमिक्सिस कहलाता है। तो ये एपोमिक्सिस के ही ये दो जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, एन स्पोरोफाइट है ना, ये वाइबल नहीं होगा, ये आगे लॉन्गर सर्वाइव नहीं करेगा, नो लॉन्गर सर्वाइवल पीरियड, ये आगे सर्वाइव नहीं करेगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एपोमिक्सिस क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।